हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है बच्चों, सबसे जो बेसिक दिक्कत होती है वो होती है ग्रामर। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, इंग्लिश का ए भी नहीं पता है, तो आज से हम क्या करेंगे बच्चों, आज से इस क्लास के साथ आप जुड़ जाइए। ये जो क्लास होने वाली है एक प्रकार की जर्नी है। ऐसा आप अगर डेली डेली ये क्लासेस देखते रहेंगे तो आप विश्वास करिए आपको इंग्लिश ग्रामर बेहद अच्छे से समझ में आएगा। तो हम बिल्कुल आगे से या फिर कहीं बीच से बिल्कुल शुरुआत नहीं करेंगे। डे 1 समझिए हमारा ये क्लास का है और हम इसमें एकदम बेसिक से बेसिक क्लास शुरू करने वाले हैं। और विश्वास मानिए 3 से 4 महीने में आप बिल्कुल अच्छे से ग्रामर को समझ जाएंगे। समय वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं आज क्लास पर। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी वाक्य अगर बोला जाता है तो वो सिर्फ 3 समय में बोला जाता है। या तो वो वाक्य प्रेजेंट का होगा, मतलब जिसे हम कहते हैं वर्तमान, या तो वह वाक्य होगा पास्ट का जिसे हम कहते हैं भूतकाल, या तो वह वाक्य होगा फ्यूचर का जिसे हम कहते हैं भविष्यकाल। आप ऐसा सोच के देखिए बच्चों, कोई भी ऐसा वाक्य है ही नहीं जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से अलग होगा। तो सामान्य सी बात है बच्चों कि अगर हम प्रेजेंट समझ जाएं, पास्ट समझ जाएं, फ्यूचर समझ जाएं तो हम आसानी से कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य को बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक थोड़ा सा शॉर्ट व्यू समझते हैं कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। बच्चों, प्रेजेंट का मतलब आप बिल्कुल सही जानते हैं। आप आपस में बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते रहते हैं कि यार मेरा प्रेजेंट बहुत खराब है, मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब ऐसा काल जो इस समय में घटित हो रहा है वह प्रेजेंट है। और उसी के बाद आता है बच्चों पास्ट। पास्ट का मतलब होता है कि बच्चों जो बीत गया है वो पास्ट है। तो कहने का मतलब है कि बीता हुआ समय पास्ट है, ठीक है। फ्यूचर, आने वाला समय हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो बच्चों समझ में आ गया। और हम इसके बारे में एक खासियत बता देते हैं बच्चों, इतना समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि प्रेजेंट क्या है सर, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा ट्रिक समझिए, पूरा बात समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट बच्चों मतलब है, पास्ट मतलब था, और फ्यूचर मतलब होगा। इन वाक्यों को पहचानने का बहुत सिंपल सा नियम है कि कोई भी प्रेजेंट का वाक्य है तो उसके आप देखेंगे अंत में है जरूर लगा होगा। अगर कोई वाक्य पास्ट का है तो उसके लास्ट में था जरूर लगा होगा। अगर कोई वाक्य फ्यूचर का है तो उसके लास्ट में होगा जरूर ही लगा होगा, ठीक है। तो एक बेसिक जानकारी समझिए। हम कोई भी आपको अभी टेंस के प्रकार नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एकदम साधारण से वाक्य पढ़ाएंगे। उसके पहले हमको ये समझना है कि प्रेजेंट माने है, पास्ट माने था, फ्यूचर माने होगा। बस एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी सेंटेंस आ रहा है, जैसे वह जाता है, अब देखिए इसमें है तो कहने का मतलब प्रेजेंट है। वह जाता था, लास्ट में था आ रहा है, मतलब क्या है, पास्ट है। अब इसको समझते हैं इसके प्रकार। क्या सर जी सिर्फ इसमें है ही लगा होगा? तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है के और भी वेरिएंट हो सकते हैं, है, हूं, हो इत्यादि शब्द हो सकते हैं। अब था में भी क्या होता है, था, थी, थे आदि शब्द लगे हो सकते हैं। फ्यूचर में होगा, होगी, होंगे इत्यादि शब्द लगे हो सकते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्ड होगा तो वो प्रेजेंट का है, ठीक है। अब देखिए इसके एक सिंपल से हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आप जान लीजिए। जब भी आप क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। प्रेजेंट में हमको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो है इज, एम, आर। पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो है वाज और वर। फ्यूचर में जो यूज करना है वो है विल बी और शैल बी। आप 2 मिनट रुक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों ये समझिएगा कि आखिर इज, एम, आर क्या सब जगह यूज हो जाएगा, वाज, वर सब जगह यूज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो हमें जो फोकस करना है वो सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है कि अगर नाउन है तो क्या वो एक है या फिर वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नाउन एक है तो उसे बोलेंगे एक वचन, अगर कोई नाउन बहुत ज्यादा है तो उसे बोलेंगे बहुवचन। ऐसे हमारे प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं। तो आज आइए हम लोग उसे लिख लेते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं कुछ प्रोनाउन हमारे सामने है, सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन। तो देखिए बच्चों, आप हमेशा एकदम रट लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ही, सी, इट ये ऐसे 3 प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर रहेंगे, मतलब एक वचन, ठीक है। और वन नेम मतलब होता है एक नाम। कोई भी एक नाम है बच्चों तो वो जरूर से ही सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है।
और इधर देखेंगे प्लूरल, तो प्लूरल में आपको सिर्फ याद करना है आई वी यू दे, और नीचे लिखा है मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम का मतलब है कि एक से अधिक नाम। अब जाहिर सी बात है कि एक से अधिक नाम होगा तो वो एक वचन तो नहीं हो सकता, मतलब बहुवचन होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ये प्रोनाउन है आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक, जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे आपको ये याद रखना है। तो आज करे सो काल करे, काल करे सो अब, बिल्कुल अभी तुरंत याद कर लीजिए, थोड़ा देर रुकिए, 2 मिनट रिवीजन करिए, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीजें नहीं है बच्चों, इंग्लिश बोलना कठिन नहीं होता, बस ये है कि हम लोग उसको निरंतर अभ्यास नहीं कर पाते। हिंदी का हम निरंतर अभ्यास करते हैं, इंग्लिश का निरंतर अभ्यास नहीं कर पाते। अब ये समझिए कि सिमिलर सब्जेक्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया हो तो हम चलते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की तरफ। आप वो समझेंगे कि सिंगुलर के साथ क्या यूज करना है और प्लूरल के साथ क्या यूज करना है। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी इज, एम आर, वाज वर, शैल बी, विल बी। ठीक है, तो आप यहाँ पर एकदम चार्ट बना के लिख दिया गया है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इज का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम के साथ ही करेंगे। एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे, याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आई के साथ प्रेजेंट में एम ही लगेगा बस। आर के साथ यू, वी, दे, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम मतलब है एक से अधिक नाम, एक नाम है तो इच, एक से अधिक नाम है तो आर का प्रयोग। अब आ जाइए पास्ट में, पास्ट हमारी 2 सहायक क्रियाएं हैं, वाज और वर। तो वाज के साथ हम प्रयोग करेंगे ही, सी, इट, वन नेम और आई। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करिए कि पास्ट टेंस में आई के साथ वाज लगेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 क्रियाएं हैं बस, तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। बाकी बच्चों वर के साथ प्रयोग करेंगे यू, वी, दे, मोर देन वन नेम। ठीक है, उसी की तरह फ्यूचर में भी शैल बी के साथ यूज करेंगे आई और वी का, विल बी के साथ प्रयोग करेंगे ही, सी, इट, यू, दे और नेम्स, कुछ भी, कोई भी नाम, एक नाम हो या फिर एक से ज्यादा नाम। बच्चों आप हेल्पिंग वर्ब लिख चुके होंगे, उसी के साथ हमको एक और देखना है आपका प्रोनाउन। तो बच्चों ये डेमोन्स्ट्रेट है, परेशानी की जरूरत नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है संकेत। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कभी भी संकेत करने की आवश्यकता पड़ गई, हमें किसी चीज को दिखाने की आवश्यकता पड़ गई, किसी को आपको बिंदु करने की आवश्यकता पड़ गई, तो हम प्रयोग करेंगे वहां पर दिस, दीज, दैट, दोज। आप पढ़े होंगे दिस, दैट, दीज, दोज, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। दिस, दैट, दीज, दोज का मतलब ये है कि दिस और दीज का प्रयोग तभी करेंगे जब पास में वस्तु हो, दैट और दोज का तभी प्रयोग करेंगे जब दूर वस्तु हो। आपका दिस सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है, मतलब कोई एक वस्तु है तो आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं, एक वस्तु है तो दैट का प्रयोग कर सकते हैं। दीज का प्रयोग तभी करेंगे जब वस्तुएं ज्यादा हो, दोज का प्रयोग तभी करेंगे जब वस्तुएं ज्यादा हो। तो दिस का प्रयोग बच्चों आप समझते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं यह, दीज को बोलते हैं बच्चों ये, दैट को वह और दीज को, दोज को वो या फिर वे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मुझे बोलना है यह किताब है, तो बच्चों अगर ये हमारे पहुंच में है तभी हम इसको यह बोलेंगे, बाकी अगर दूर रहेगी तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि यह किताब है। कोई चीज ज्यादा है और पास में है तो हम प्रयोग करेंगे दीज का, मतलब ये किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, अगर कोई एक किताब है तो हम करेंगे दिस का प्रयोग। वैसे ही बच्चों अगर कोई वस्तु दूर है और एक है तो प्रयोग करेंगे दैट का, अगर कोई वस्तु ज्यादा है और दूर है तो प्रयोग करेंगे दोस का। ठीक है, बहुत सिंपल है। दिस और दैट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जैसे इज हो गया। दीज और दोस के साथ हम यूज करेंगे आर प्रेजेंट में। बच्चों एकदम सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। वैसे ही दिस और दैट का प्रयोग हम पास्ट में वाज के साथ करेंगे, दीज और दोस का प्रयोग हम पास्ट में वर के साथ करेंगे। उसी तरीके से आप जो भी सेंटेंस आगे बढ़ेंगे उसका हम उदाहरण अब कर लेंगे। ठीक है।